Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल गारंटेड अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप सबके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ हमेशा की तरह मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ ताकि इजीली आप सभी अच्छा स्कोर कर सकें। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए 30 डेज कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस एग्जामिनेशन से पहले पूरा करवा दिया जाएगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे जहां पर एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाती है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जिसमें 30 मॉक टेस्ट इंग्लिश में और 30 हिंदी में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले इन मॉक टेस्ट को अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो गारंटी है कि आप 100 में से पेपर वन में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। एंड यकीन रखिए कि इस सीरीज के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि 50% ऑफ इस न्यू बैच के लिए हम आपको दे रहे हैं। आप सभी को कोई भी डाउट्स है या ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इस तरीके से आपको कोर्स मिलेगा। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने फ्री वीडियोस है। सेपरेट मेरा कोर्स है जहां पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा मॉक टेस्ट है। जितने भी क्लासेस रहते हैं उनके पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नोट्स आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो भी वीडियोस हैं ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी गिवन नंबर्स पर इजीली कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ रिसर्च का। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो भी चरण होते हैं अनुसंधान के, शोध के जो चरण होते हैं उसको सही क्रम में लिखिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि शोध समस्या की पहचान, लिसनिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अनुसंधान उद्देश्यों की सूची, कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा का संग्रह, मेथडोलॉजी कार्यप्रणाली, डेटा एनालिसिस डेटा विश्लेषण और रिजल्ट एंड डिस्कशन यानी कि परिणाम और चर्चा। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेस पर आगे के 2-3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखो, जब भी हम रिसर्च करते हैं, अब रिसर्च क्यों की जाती है? कोई हमारे पास प्रॉब्लम है या रियल लाइफ में प्रॉब्लम है या सोशल कोई प्रॉब्लम है, किसी भी फील्ड में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम रिसर्च करते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई भूकंप आ गया, अनवांटेड बाढ़ आ गई, तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है? अब वो प्रॉब्लम क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण था, उसके सॉल्यूशन तक जाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। बड़े-बड़े रिसर्चर्स वहाँ पर रिसर्च करते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या इसके पीछे रीज़न था और फिर वो बताते हैं कि हाँ, हम इंसान जो गड़बड़ कर रहे हैं उसकी वज़ह से हुआ या कोई भी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो इसीलिए रिसर्च करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो किसी पर्सन के पास होनी चाहिए वो होती है एक प्रॉब्लम। अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप ढूँढोगे क्या? तब तो रिसर्च होगी ही नहीं। तो सबसे पहले आपको रिसर्च के प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होता है? ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होता है। अब प्रॉब्लम हमारे पास है, उस प्रॉब्लम से क्या-क्या उद्देश्य हम निकाल सकते हैं, कैसे उसके सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। सो पहला स्टेप है ऑप्शन नंबर 1, दूसरा स्टेप है ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपको पता चलता है कि आप कौन-सा मेथड यूज़ करोगे। रिसर्च के बहुत से मेथड्स होते हैं, हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है, राइट? सो वो जो रिसर्च के मेथड्स हैं, उसमें से कौन-सा मेथड उस कंडीशन पे बेस्ट सूटेबल होगा, वो ढूँढना ज़रूरी है। उस मेथड को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर डेटा कलेक्ट करना है। उस रिसर्च के सॉल्यूशन को ढूँढने के लिए आपको जो भी डेटा चाहिए, जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए, लोगों से इंटरव्यूज़ लेने पड़ सकते हैं कि उनके इसके बारे में क्या कहना है। तो ये सब के लिए डेटा कलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है डेटा कलेक्ट कर लिया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हो, जितने भी लोगों से इंटरव्यू ले रहे हो, वो सब बिल्कुल सही होगा। तो उस डेटा को कलेक्ट, मान लीजिए 100 लोगों से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, 100 में से हो सकता है फाइनल आप 80 करो, 20 को रिजेक्ट कर दो। तो इसके लिए डेटा एनालिसिस भी ज़रूरी होता है।
और रिजल्ट एंड डिस्कशन तो दिखती सी बात है कि सबसे अंतिम स्टेप ही होगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1, 2, 4, 3 एंड 5, 6। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी पे बेस आगे क्वेश्चन आएगा। देखो, इसमें भी पूछा था ना स्टेप्स ऑफ रिसर्च करेक्ट सीक्वेंस, इसमें भी पूछा है रिसर्च के स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस। चीजें वही है जो हमने यहां पर देखी, बस उसको लिखने का और पूछने का तरीका अलग है। ओके, तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा? रिसर्च ऑफ सॉरी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, यानी कि विषय आपको पता होना चाहिए। रिव्यू करेंगे लिटरेचर का, जो पुराने साहित्य हैं उनके बारे में पढ़ोगे। या फिर ये देखो, ये 3 जगह पर सेम ऑप्शन है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर बी तो बिल्कुल नहीं होगा। आपने टॉपिक ढूंढ लिया, उसके बाद रिसर्च रिव्यू करोगे, लिटरेचर का रिव्यू करोगे। देखो, एक बार आपको टॉपिक मिल गया, टॉपिक का यहाँ पर मतलब है कि आपको ये पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब एक बार प्रॉब्लम मिल गई तो ऐसा तो नहीं है कि आपको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चलो इस पे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और आप सीधा सॉल्यूशन ढूंढने लग गए। ये सबसे गलत चीज होती है। आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सोशल प्रॉब्लम या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, और एज एन रिसर्चर आप सोच रहे हो उसके बारे में रिसर्च करने का, तो सबसे पहले आपको रिव्यू करना है लिटरेचर का। आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले जो भी रिसर्च हुई है उनको अच्छे से पढ़ना है, उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूँढना चाह रहे हो, उसका ऑलरेडी एक बेस्ट सॉल्यूशन किसी ने दे दिया हो, तब तो आपकी रिसर्च वेस्ट हो जाएगी। आपका समय, पैसा, एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आने के बाद आपको पढ़ना है कि इस प्रॉब्लम के बारे में आज तक किसी ने क्या-क्या सर्च किया है? क्या किसी ने इसके बारे में कुछ किया भी है या नहीं किया है? उसके बाद फिर डेटा को कलेक्ट करोगे, और जो भी आपने फाइंडिंग्स, जो भी आपके रिजल्ट आए हैं, फाइंडिंग्स का मतलब है रिजल्ट आया है, तो ये होगा लास्ट ऑप्शन। ओके, सो ये देखो सेम चीजें थी, बस पूछी डिफरेंट तरीके से गई थी। ओके, सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कभी भी पहला स्टेप हो ही नहीं सकता। और इसमें भी देखो, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद डेटा इकट्ठा अगर कर लिया, और डेटा इकट्ठा करने के बाद, डेटा इकट्ठा एक दिन में तो होगा नहीं, 10, 12, 15 दिन मिनिमम ये मानकर चलते हैं छोटे से रिसर्च के लिए। उसके बाद फिर पुराने रिसर्च में देखोगे कि ये चीज़ें किसी ने की हैं या नहीं की हैं, तब तो आपका ये वाला समय बिल्कुल बर्बाद हो गया ना। इसीलिए इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। और इस वाले क्वेश्चन में फाइंडिंग्स यानी कि रिजल्ट हमेशा लास्ट में आता है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आप चीज़ें समझ रहे हो। सेशन पसंद आ रहा है बेझिझक, कोई डाउट है तो भी बता दीजिए। सेशंस पसंद आ रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, एंड चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो भी मुझे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट। अब देखो, हमने रिसर्च लिटरेचर के रिव्यू की बात की, शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा की बात की, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस, कि अनुसंधान प्रश्न उत्पन्न करना, कि हमारे रिसर्च से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस हम ढूंढ सकते हैं, उनको पहले अच्छे से समझना, और उन क्वेश्चंस को वैलिडेट करना कि ये बिल्कुल मान्य है। ये भी चीजें रिसर्च लिटरेचर के रिव्यू में आती हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंस में कितने रिसर्च होते हैं, हर रोज नया एक रिसर्च होता है, तो साइंटिफिक रिसर्च में क्या स्टेप्स होंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आंसर पर जाते हैं। सो पहला है कोवेरिएशन, सह भिन्नता, कि ऑलरेडी अगर इस चीज पे रिसर्च हो चुकी है तो हम ऐसा क्या करें कि वो थोड़ा अलग हो। एलिमिनेशन ऑफ सुपेरियस रिलेशंस, नकली का उन्मूलन संबंध, जर्नलाइजेशन सामान्यीकरण, और थियोराइजेशन सिद्धांतीकरण। तो ये होते हैं इसके स्टेप्स, याद रख लीजिए एज इट इज। एग्जाम में आना होगा तो इसमें से एज इट इज ही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस। अब देखो, होता क्या है,
रिसर्च में हमारे पास एक टॉपिक होता है सैंपलिंग, नमूनाकरण जिसको बोलते हैं। सैंपलिंग 2 टाइप की होती है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अगले वीडियो में इस पे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर की बात की है। तो किस-किस रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है? सो इसको यूज़ किया जाता है सर्वे रिसर्च के दौरान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दौरान और कोरिलेशनल डिज़ाइन बेस्ड रिसर्च के दौरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। रिसर्च के दौरान सबसे वैलिड स्टेप्स जो है, लॉजिकल सीक्वेंस जो है, वो आपको ढूंढना है। पहला हमने बताया आइडेंटिफाई करना है और रिसर्च के प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। यहाँ पर देखो, आइडेंटिफाई ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, सर्वे ऑफ रिसर्च डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को कभी भी सबसे पहले डिफाइन नहीं किया जाता। और यहाँ पर रिसर्च के प्रॉब्लम का टर्म तो लिखा है, लेकिन उसका सर्वे करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर इस स्टेप को 2 में बांटा गया है, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग। तो पॉपुलेशन और सैंपलिंग भी नहीं आता पहले। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमेशा डिफाइन करते हैं रिसर्च के प्रॉब्लम को, उसके बाद हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, परिकल्पना को रखा जाता है, उसके बाद परिकल्पना को टेस्ट किया जाता है और लास्ट में रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाता है। ठीक है, अब अनाउंस नहीं, रिजल्ट्स की रिपोर्ट बनाई जाती है। अब देखो, हाइपोथेसिस क्या होता है? मान लीजिए एक प्रॉब्लम है सबसे पहले तो, उस प्रॉब्लम को मैंने डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई किया पहले तो, उसके बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, डिटेल में लिख दिया कि ये प्रॉब्लम है मुझे जो लग रही है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। हम बोलेंगे अच्छा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका ये 2-3 सॉल्यूशन है, अगर एक भी अप्लाई हो जाए तो आंसर मिल जाएगा, इस प्रॉब्लम से बाहर हम दुनिया को निकाल सकते हैं। लेकिन अब होता है ना, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का रास्ता आसान नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ये हाइपोथेसिस हो गया। हमने परिकल्पना कर दी। मान लीजिए मैं किसी प्रॉब्लम में फँस गई, मैं अपनी एक फ्रेंड के पास गई, उन्होंने मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बताया। फ्रेंड बी ने दूसरा रास्ता बताया, फ्रेंड सी ने तीसरा रास्ता बताया। मैंने बोला तीनों के रास्ते सॉल्यूशन तक जा रहे हैं, लेकिन इसके वाले फ्रेंड ए के वाले सॉल्यूशन में ये हो सकता है कि अगर बीच में गड़बड़ हो गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बी में ऐसा है, उसने खुद भी श्योरिटी नहीं दी मुझे, और सी का अच्छा रास्ता। तो ये हाइपोथेसिस थी। उन्होंने परिकल्पना हमें दे दी। अब उस परिकल्पना को टेस्ट करना कि कौन-सा एग्ज़ैक्ट में मैं फ़ॉलो करूँ, किसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो उस परिकल्पना को टेस्ट करना है, उसकी परीक्षण करना है, ठीक है? और उसके बाद परिणामों को रिपोर्ट करना होता है लास्ट स्टेप। आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात ये है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती है उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर 1 में एटलीस्ट 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें। तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप सबको फ्री में जॉइन कर लेना है। Which of the following are not probability sampling techniques? निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता नमूनाकरण तकनीक नहीं है? तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ कि सैंपल क्या होता है और इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब देखो, मान लीजिए कोई एक रिसर्चर है, वो जा रहे हैं अपने रिसर्च के लिए लोगों का इंटरव्यू लेने, एंड अपने रिसर्च के लिए वो चले गए किसी कॉलेज में। अब मान लीजिए कि उस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब 1000 स्टूडेंट्स का वो इंटरव्यू या फीडबैक या 1000 स्टूडेंट से वो उनके व्यूज तो नहीं पूछ सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, ये हो गया टोटल पॉपुलेशन कि कितने लोग हमारे आसपास हैं। पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए 1000 में से उन्होंने सिर्फ 40 लोगों को सेलेक्ट किया। अब ये 40 क्या हो गया? ये हो गया सैंपल, ये हो गया एक नमूना। अब यहाँ पर सवाल आता है कि 1000 लोगों में से 40 को सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा कि रैंडम 40 लोग उठा लिए, बस जो पहले 40 सामने आए उनको उठा लिया, या फिर
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 40 बच्चों को उठाया या पूरे कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स के टॉप टॉप 40 स्टूडेंट्स जो हैं उनको उठाया। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं सैंपलिंग टेक्निक्स। तो सैंपल क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड सैंपल। और सैंपलिंग में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसको कहा जाता है संभाव्यता नमूनाकरण, और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, सो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है, सब लोगों ने 9th 10th में ये टॉपिक पढ़ा होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, रैंडम सिलेक्शन से मतलब होता है कि हमने यहाँ पर कोई रूल्स, कोई नियम, कोई कानून किसी पे नहीं थोपा, बस रैंडमली जो पर्सन हमारे सामने आया हमने उसको उठा लिया। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, कुछ रूल्स लगाने पड़ते हैं कि हमें 1000 में से सिर्फ वही बच्चा चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी आ गया। और बस हमने बोल दिया कि 1000 में से कोई भी जो 40 बच्चा सबसे पहले हमें दिख गया हम उसको ले लेंगे, तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो ये बेसिक मैंने आपको क्वेश्चन पर जाने से पहले क्लियर कर दिया है। अब देखो, अब आपको इसके आंसर्स आने चाहिए। सो नॉट प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी के टाइप कौन से नहीं है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर। सिंपल रैंडम देखो 2 लाइन्स हैं, इसमें से किसी को भी उठा लिया हमने, जो हमें पसंद आया, जिसके कपड़े हमें पसंद आए, जिसकी हाइट हमें पसंद आई, हमने उनको उठा लिया। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, ये फीमेल और ये मान लीजिए मेल है, ठीक है। हमने क्या किया, मेल और फीमेल को अलग-अलग रख लिया और यहाँ में से 6 हैं, 6 में से 2 उठा लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ में से 4 उठा लिए, 3 उठा लिए, ये स्ट्रेटिफाइड होती है जिसमें हम स्ट्राटा बनाते हैं, छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ पर मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन देखो, नॉट प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कौन है? सिंपल रैंडम भी प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रेटिफाइड भी प्रोबेबिलिटी है और क्लस्टर सैंपलिंग यहाँ पर देख सकते हो, क्लस्टर सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएँगे। अब जो आता है स्नोबॉल सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग, ये है नॉट प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स। तो प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं। ये वाली इमेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से समझो। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये फ़ोटोज़ जो बनी हैं, इन्हीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सो देखो, गैर संभाव्यता नमूनाकरण कौन कौन से हैं? सिंपल रैंडम है? नहीं है। ये क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी होता है। डायमेंशनल हमने अभी तक नहीं पढ़ा, स्नोबॉल हमने अभी तक नहीं पढ़ा, क्लस्टर हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। स्ट्रेटिफाइड हमने पढ़ लिया, ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे आपके पास डायमेंशन सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। इसके अलावा एक और होता है वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग एंड पर्पसिव सैंपलिंग। ओके, सो ये 4 नाम याद रख लीजिए। बेसिक सी डेफिनेशन भी है यहाँ पर एंड डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं आपके लिए ला चुकी हूँ सैम्पलिंग पे। थ्योरी सेशन है कवर किया हुआ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ओके, सो ये है किस तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी को आपको नाम याद रखने हैं एंड क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट्स कंप्राइजिंग द सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। किसमें सभी लोग, जितने जैसे 1000 लोग हैं, किस कौन सा वो ऐसा नमूनाकरण का प्रकार है जिसमें सभी इकाइयों को समान और स्वतंत्र मौका दिया जाता है। सो समान और स्वतंत्र मौका दिया जाता है किसमें? देखिए बहुत इजी है, हम डिस्कस कर चुके हैं चीजें। तो ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने जानबूझकर ऐड किया है क्योंकि सब में इक्वल, समान और स्वतंत्र अधिकार दिए जाते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग के केस में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपके पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग का ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर सिंपल रैंडम आपको आंसर लगे लेकिन वो ऑप्शन नहीं हो, तो हमेशा आपको क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर नमूनाकरण को ही सही आंसर चुनना है। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर भी सर्वे होते हैं,
बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास हैं, लेकिन सब लोगों को हम नहीं चुन सकते और कुछ लोगों को चुनना होता है। वहाँ पर क्लस्टर सैंपलिंग सबसे बेस्ट एक टाइप होता है। ओके, क्लस्टर का मतलब ये होता है कि बड़े ग्रुप में से छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाने और उन छोटे-छोटे ग्रुप्स में से भी फिर किसी-किसी को सेलेक्ट करना। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से कौन-सी 2 सही हैं? पहली डेफिनेशन बोलती है सैंपलिंग यानी कि नमूनाकरण क्या है? रिलेटेड एरर इज़ सबस्यूम्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर। ठीक है, कोई भी अगर संबंधित त्रुटि आ जाती है, उसको गैर नमूनाकरण त्रुटि श्रेणी के अंदर, उसको हमेशा नॉन सैंपलिंग एरर के अंदर रखा जाता है। दूसरा है सैंपलिंग एरर डज नॉट अकर इन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग में इसको त्रुटि नहीं होती है, इस प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। इनएक्यूरेट सैंपलिंग फ्रेम एंड नॉन रिस्पॉन्स आर examples of sampling related errors, and there is an inverse relation between heterogeneity of population and sampling errors। ठीक है, सो ये हर एक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, heterogeneity हो गया, सैम्पलिंग रिलेटेड एरर्स हो गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा है वो लेक्चर, कमेंट कीजिए, लिंक मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, सो इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता हो जाएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग रिलेटेड एरर्स जो होते हैं उसको हमेशा नॉन सैंपलिंग एरर की कैटेगरी में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इनएक्यूरेट सैंपलिंग फ्रेम, अगर हम देखो 1000 लोगों में से हम बोलते हैं कि हमें टॉप 50 बच्चे चाहिए, वही हमने गलत बच्चे सेलेक्ट कर दी तो दिखती सी बात है हमारा रिसर्च, हमारा सैंपल फेल हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर कहा है, इसलिए उसको, ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है सैंपलिंग रिलेटेड एरर का। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ सैंपल इज चूजन बिकॉज इट इज अवेलेबल टू द रिसर्चर इज नोन एज। अब हमने 8 टाइप के सैंपलिंग मेथड्स देख लिए। ठीक है, उन 8 मेथड्स में रिसर्चर ने क्या किया, जल्दी जल्दी में कोई भी सैंपल का मेथड यूज कर लिया, क्योंकि सिर्फ रिसर्चर के सामने वही अवेलेबल था। कोई भी सैंपल उठा लिया 1000 में से, रिसर्चर सोच समझ के नहीं किया कि उसको कौन सा सैम्पलिंग मेथड फॉलो करना है। उन्होंने क्या कर दिया, फटाफट बस गए, समय कम था, एकदम से उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को सेलेक्ट कर लिया, सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो ये कौन सा मेथड होता है? ये होता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, आराम नमूना। कन्वीनियंट क्या होता है? आपको बोला जाता है ना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ा कीजिए, कि जब आपको सही लगे, जो आपको सही लगे, जो आपको ईजी लगे, उस अकॉर्डिंग जो हम काम करते हैं, जो अपने कंफर्ट ज़ोन में हम रहकर काम करते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा असुविधा ना हो, उसको कन्वीनिएंट कहते हैं। तो ये कन्वीनिएंट सैंपलिंग भी उसी से रिलेटेड है। टी टेस्ट के ऊपर जिसमें पूछा गया है, अ स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड फॉर। आमतौर पर देखो टी टेस्ट को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि अगर हम विद्यार्थियों के द्वारा टी टेस्ट को यूज़ करें, तो उसका क्या कारण होता है? इट इज यूज्ड इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफर। यानी कि दो ग्रुप्स हैं अगर स्टूडेंट्स के, और हमें चेक करना है कि उनके मीन्स और उनके रिजल्ट्स जो है वो अलग अलग आए हैं, उसको चेक करने के लिए टी टेस्ट को यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन बोलता है इन कंपेयरिंग मल्टीपल ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स आर डिफरेंट। यानी कि दो ग्रुप नहीं, दो से ज्यादा ग्रुप्स के अगर मीन्स हमें कंपेयर करने हैं और चेक करने हैं, क्या उस केस में हम स्टूडेंट्स के टी टेस्ट को यूज करेंगे। तीसरा बोलता है इन टेस्टिंग द स्टेशनैरिटी ऑफ अ टाइम सीरीज। यानी कि किसी समय श्रृंखला की स्थिरता का परीक्षण करने में, कोई देखना है कि स्थिर है कोई समय का टेस्ट या फिर नहीं, उसको चेक करने के लिए टी टेस्ट यूज किया जाता है। या फिर इन टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ मॉडल। तो यहाँ पर देखो, कल अगर आपने थ्योरी सेशन देखा है तो आपको पता होगा, जहां पर भी टी टेस्ट होता है, टी से का याद रखिए टू टेस्ट। टू का मतलब है कि सिर्फ दो ग्रुप्स को यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 1। टी टेस्ट मतलब टू टेस्ट, यानी कि दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स के ग्रुप हो, चाहे वो कोई और ग्रुप हो, बस दो की यहाँ पर बात की जाती है, तो वो टी टेस्ट ही होता है। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक थ्योरी सेशन नहीं देखा है जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं मैंने, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको चेक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ फिर आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में एज इट इज पूछा गया था। टाइप्स ऑफ टेस्ट दिए गए हैं, जैसे कि क्रुस्कल वेलीज टेस्ट, जी टेस्ट, अनोवा टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, और दूसरी तरफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, सो देखो यहाँ पर
अनोवा टेस्ट, हम लोगों ने कल अनोवा टेस्ट को भी अच्छे से पढ़ लिया था। ओके, काई स्क्वायर टेस्ट को भी पढ़ लिया था। काई स्क्वायर टेस्ट का एक मैं आपको ना छोटा-सा ट्रिक बताती हूँ, एक छोटा-सा कीवर्ड बताती हूँ कि कहीं पर भी काई स्क्वायर टेस्ट अगर दिख जाए, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? कहीं पर भी काई स्क्वायर परीक्षण अगर दिख जाए आप लोगों को, तो उसको फिट की अच्छाई का परीक्षण करने के लिए गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के साथ हमेशा मैच करना है। कहीं पर भी गुडनेस ऑफ फिट ये टर्म आपको नज़र आती है, तो बिना सोचे-समझे, बिना कन्फ्यूज़ हुए आप डायरेक्टली उसको काई स्क्वायर टेस्ट के साथ मैच कर सकते हो। ओके, सो डी को अगर हम थर्ड के साथ मैच करते हैं, देखो ये कीवर्ड से हमने डायरेक्ट आंसर ढूंढ लिया, ऑप्शन नंबर 1। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो, जी टेस्ट क्या होता है? टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल ग्रुप्स। दो सैंपल ग्रुप्स के बीच का टेस्ट अगर हमें करना है तो जी टेस्ट उसमें यूज होता है। देन वी हैव अनोवा टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन ग्रुप। दो या दो से दो ग्रुप हैं तो जी टेस्ट और टी टेस्ट यूज होते हैं। ओके, जी टेस्ट में भी दो ग्रुप हैं, टी टेस्ट में भी दो ग्रुप है, लेकिन जी टेस्ट बेसिकली इनके रिजल्ट पर फोकस करता है। टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसके कंपैरिजन पे फोकस करता है। एंड दो से ज्यादा ग्रुप्स की अगर बात की जा रही हो तो गो फॉर अनोवा टेस्ट। ओके, एंड क्रुस्कल विलीज टेस्ट क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन ग्रुप। इसमें कंपेयर किया जाता है दो या दो से ज्यादा बड़े ग्रुप्स के रिजल्ट को, उनके मीन्स को। ओके, सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब एक चीज यहाँ पर आप लोगों के साथ और शेयर कर देना चाहती हूँ। अनोवा पढ़ रहे हो ना आप लोग? अनोवा का मतलब क्या होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है। अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। कुछ टेस्ट हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक होते हैं, कुछ पैरामीट्रिक होते हैं। सो अनोवा टेस्ट हमेशा एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, मतलब कि इसका कुछ पैरामीटर्स डिसाइडेड होते हैं पहले से, ठीक है, जो कि दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो देखो, इसी क्वेश्चन से आपके 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए, जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है, which of the following statistical test examines the equality of two means? दो मीन्स की, दो साधनों की समानता की जांच करने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है, कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यानी कि सांख्यिकीय परीक्षण का इस्तेमाल किया जा सकता है? सो देखो, ऑप्शन है एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, मैन व्हिटनी यू टेस्ट और कोलमोरगोव स्मिरोनोव टेस्ट। ठीक है, सो ज्यादातर आपको इन तीन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी एंड डी, यानी कि टी टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट। ठीक है, सो ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टी टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करता है एंड डिटरमाइन करता है, हमें बताता है कि ये एक दूसरे के साथ क्यों डिफरेंट है, एक दूसरे से क्यों अलग है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है, ये क्या है? इसको हम लोग विल्कोनॉक्स रैंक सम टेस्ट भी बोलते हैं, रैंक सम टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एफ टेस्ट जो होता है ये आपका अनोवा टेस्ट से जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। एंड काई स्क्वायर टेस्ट का एक ये है, जैसे देखो काई स्क्वायर टेस्ट यानी कि एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं, वैसे ही अनोवा टेस्ट को एफ टेस्ट भी लिखते हैं, सिंपल एफ भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, सो आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है, इन कंडक्टिंग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टेटिस्टिक्स वुड बी यूज्ड? सो डायरेक्ट आंसर है इसका एफ टेस्ट। एफ टेस्ट का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने बताया, इसका मतलब है अनोवा टेस्ट। वन वे एनालिसिस की सिर्फ एक ही तरफ से एनालिसिस हमें करना है डिफरेंट वेरिएंसेस का, तो वहां पर एफ टेस्ट को यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, काई स्क्वायर टेस्ट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? सो मैंने आपको ट्रिक बता दिया था पहले क्वेश्चन में ही, काई स्क्वायर टेस्ट होगा यानी कि गुडनेस ऑफ फिट होगा। ये देखो, सेम क्वेश्चन को
डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। सो इसका आंसर आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर 2 है कि कभी भी काई स्क्वायर टेस्ट होगा तो गो फॉर गुडनेस ऑफ फिट। हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक परिकल्पना जो होती है रिसर्च में, उसको हम किस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। सो देखो, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस परिकल्पना करना या फिर इसको गेस करना भी हम बोल सकते हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको सिलेबस में लिखा हुआ कहीं पर मिलेगा नहीं। आप लोगों सिलेबस में अगर देखना है तो आप देखो, स्टेप्स ऑफ रिसर्च लिखा होगा। रिसर्च का ही एक स्टेप आ जाता है हाइपोथेसिस मार्किंग। ठीक है? सो जहाँ पर हम हाइपोथेसिस यानी कि किसी चीज़ को गेस करते हैं। तो देखो, एक एग्ज़ाम्पल के साथ चीज़ों को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रॉब्लम में फँस गए। आप पहले अपने एक फ्रेंड एक्स के पास गए, फिर अपने दूसरे फ्रेंड वाई के पास गए। दोनों फ्रेंड्स के साथ आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की एंड उसके बाद दोनों फ्रेंड्स ने क्या किया, आपको कोई सॉल्यूशन बता दिया। अब आपको 2 सॉल्यूशन तो मिल गए, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि कौन-सा सॉल्यूशन मुझे मेरे कौन-सा जो इन्होंने आइडिया दिया है, वो मुझे मेरे सॉल्यूशन तक पहुँचाएगा। तो ऐसे केस में ये जो 2 रास्ते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमारे पास है, एक आइडिया हमारे पास है, लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इस आइडिया को टेस्ट करें, कैसे इस आइडिया को चेक करें कि ये हमें बेस्ट सॉल्यूशन देकर ही रहेगा, किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फँसाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये होता है रिसर्च में हाइपोथेसिस। कि रिसर्च में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हम उठाते हैं या आगे आने वाले समय में हम प्लान जो करते हैं, क्या वो प्लान हमें बेस्ट सॉल्यूशन देगा, ये हमें हाइपोथेसिस मदद करता है जानने में। ओके, तो ये चीजें समझ आ गई तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। सो हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज जस्ट एज अ हंच, एक अनुमान की तरह ही होता है ये। अ वाइल्ड गेस, एक बेतुका अनुमान इसको कहा जाता है। अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय रिसर्चर्स व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग टू गेट फंडिंग फॉर देयर रिसर्च। इसमें कहा है कि एक ऐसा रिसर्चर की ट्रिक होती है जिसमें वो अपनी शोध के लिए किसी से फंड यानी कि धन की थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं, तो उस समय हाइपोथेसिस यूज किया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अ प्रेडिक्शन ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ स्टडी, कि जो हम पढ़ रहे हैं भविष्य में वो हमें क्या सही सॉल्यूशन देगा, जो आगे हम स्टेप्स लेने वाले हैं कि क्या वो हमें सही राह में पहुंचाएगा, ये होता है हाइपोथेसिस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च हाइपोथेसिस आर, शोध परिकल्पनाएं क्या होती हैं। जो करंट रिसर्च किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक है, उस पे ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है, उसको वापस पढ़ना, क्या ये रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, चर के बीच अनुमानित संबंधों के विवरण को क्या हम रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। सच स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कंफर्म्ड और रिफ्यूटेड, ठीक है, कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको एक रिसर्चर अपने हिसाब से कंफर्म भी कर सकता है, यानी कि उसकी पुष्टि भी कर सकता है और उसका खंडन भी कर सकता है अगर उनको वो चीजें सही नहीं लगती हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना एक रिसर्चर के हाथ में होता है। सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। एंड दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई डेटा हो सकता है। उनके बीच में रिलेशनशिप का अनुमान लगाना, एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब है गेस करना होता है। तो प्रिडिक्शन का भी वही मतलब है। सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन। सो जब भी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तो कौन सी वो एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा मेथड है जहां पर इसको फॉर्मुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। सो इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोरिकल स्टडी। अब देखो, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है ना। अब इसमें तो हम अनुमान लगा के क्या करेंगे, अगर मैं बोल दूं कि झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा, उनको ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना कर लेनी चाहिए। तो अब तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब ना झांसी की रानी है, ना उनका युद्ध है। तो हिस्टोरिकल स्टडीज़ जो होती है, ऐतिहासिक अध्ययन जो होता है रिसर्च के दौरान, उसमें परिकल्पना के निर्माण की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, एन एजुकेटेड गेस अबाउट व्हाट इज़ कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज़ कॉल्ड। ठीक है, किसी व्यवहार को नियंत्रित करने वाली चीज़ के बारे में शिक्षित अनुमान कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। शिक्षित अनुमान होता है, हवा में तीर नहीं मारने होते हैं। एक नॉलेजेबल
अनुमान होता है, ऐसा नहीं है कि बस हमें गेस करना है, हमें सॉल्यूशन तक पहुँचना है, कुछ भी कर लो। ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होना चाहिए। अगला है बहुपरिकल्पना पर कार्य करने की विधि का उपयोग करना सर्वोत्तम है। ठीक है? सो कौन सा वो मेथड है? ये है व्हाइल प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी। सो जब भी हम अपनी अपने शोध अध्ययन की योजना बना रहे होते हैं, तो उस समय बहुत सारे हाइपोथेसिस के ऊपर काम किया जाता है। ओके? अगला है, ये देखो जून 2007 का क्वेश्चन है। अब ये मत सोचिएगा कि इतना पुराना क्वेश्चन है तो क्या करें? यही क्वेश्चंस बेसिक होते हैं और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर कहा है टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिसर्चर्स जो शोधकर्ता होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग, जिसको एक्स स्क्वायर के नाम से, एक्स टू नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, ये सब चीजें जो हैं, ये टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये सब हम टेस्टिंग इन रिसर्च पे ऑलरेडी एक वीडियो में 2 दिन पहले बना चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे ये हमने डिटेल में पढ़ा है। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन, हाइपोथेसिस को का जो कथन है वो कहाँ पर नहीं किया जा सकता, ये जनरल टर्म्स में नहीं किया जा सकता। ठीक है, सामान्य शर्तों के बेसिस पे इसको नहीं स्टेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च would be least likely to include a research hypothesis, include in a research hypothesis. सो रिसर्च हाइपोथेसिस कौन से रिसर्च टाइप में लीस्ट लाइकली टू यूज होता है, मतलब बहुत कम संभावना होती है उसको इस्तेमाल करने की, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव। अब देखो, जहां पर हम किसी प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, आगे क्या काम करना है, क्या स्टेप्स करने हैं फॉलो, वो नहीं देते, सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, बस लिख कर, बोलकर, पढ़ाकर बता देते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्च हाइपोथेसिस के बहुत कम चांसेस होते हैं इंक्लूड करने के। और वहीं हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें, उधर तो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट, यानी कि उसको बनाया ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2009 में पूछा गया था। एंड जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं ईयर नहीं बता रही हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में, अभी तक भी एग्जाम में एज इट इज आते हैं। ठीक है, द बेसिस ऑन विच द assumptions आर फॉर्मुलेटेड इज, किस आधार पर हम धारणाएं बनाते हैं, किस आधार पर धारणाओं को तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है जिस भी कंट्री में आप रिसर्च कर रहे हो उसका क्या सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। अब जैसे इंडिया में आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कैसे आप रिसर्च को फॉर्मुलेट करोगे, ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि आपकी सांस्कृतिक भूमि आपकी क्या कहती है आपको। ओके, इसके बाद यूनिवर्सिटीज जहां से आप पढ़ रहे हो, आपकी कास्ट, आप जिस एरिया में हो, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, वो सब चीजों पर भी ये डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज अ नल हाइपोथेसिस इज, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? सो व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस बोलता है ना कि हमेशा दो चीजें बराबर होती हैं। नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ए हमेशा बी के बराबर है। नल, नल का मतलब होता है खाली, देखो शून्य, शून्य का मतलब है जीरो, मतलब ये बोलता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, हर चीज हमेशा समान है। ए बी के बराबर है, ये बोलता है 5 3 के बराबर है। ठीक है, सो नल हाइपोथेसिस हमेशा यही बोलता है। एंड जहां पर जब भी हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे। तो ये हाइपोथेसिस में नल और ऑल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एंड आपको अगर वो वीडियो अभी तक नहीं मिल रही, मुझे बस कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो नहीं मिल रही है, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके साथ एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि इन सभी क्वेश्चंस के बेस पर है। इसका आंसर मुझे आपने कमेंट करके बताना है। एंड अगर आपका आंसर सही है या गलत है, या आपको थोड़ी सी इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो मैं आपके कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके बता दूंगी। ओके, रिलेशनल रिसर्च, द डिस्क्रिप्शन इज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट। तो सबसे पहले कोरिलेशनल रिसर्च की बात करते हैं।
अब देखो रिसर्च में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं एंड इन वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है, उसको मेज़रमेंट करने की बात कोरिलेशनल रिसर्च हमें बताता है। एंड इस क्वेश्चन में कहा है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिलेशनशिप के डिस्क्रिप्शन कौन-सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस हैं नॉमिनल वेरिएबल्स, इंटरवल वेरिएबल्स, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स या फिर चांस वेरिएबल्स। सो देखो हमने यहाँ पर अभी तक बात की मेजरमेंट की एंड जब भी मेजरमेंट होता है तो वो किस में होता है, डिग्री में होता है, सेल्सियस में होता है, किलोमीटर में होता है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है। सो रिसर्च के दौरान जब भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट के मेजरमेंट की बात होती है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल वेरिएबल्स। सो ऐसे आप लोगों ने चीजों को रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in quantitative research providing a basis for their precise estimation of the degree of relationship among or between concept is called is the function of what? So इसको क्या कहा जाता है, सर्विंग, रिव्यूइंग, मेजरमेंट या सैम्पलिंग? देखो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए ना, यहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, यानी कि हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। इसमें बोला है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब मैंने आपको बताया जब भी मेजरमेंट होता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है, ठीक है, मेजरमेंट हमें बता रहा है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। सो डायरेक्टली यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिल गया, दैट इज मेजरमेंट। बहुत इजी है। क्वांटिटेटिव अभी मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा किसके साथ काम करता है, आपका इंटरवल वेरिएबल्स के साथ काम करता है। सो वही चीज यहाँ पर पूछी है एंड इंटरवल वेरिएबल्स मेजरमेंट के लिए यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when observations are classified by social scientists into a system of categorization, it needs what? कन्विक्शन, एक्यूरेसी, लिमिटेड कंडीशंस या फिर हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस तो ये नहीं है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन तो नहीं है ना, वो क्या होता है, हम गेस करते हैं जहां पर अपने रिजल्ट्स को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी क्या होता है, ये हमें हमारे रिसर्च में जो हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं उसकी क्वालिटी बताता है, साथ ही ये बताता है कि इसकी हेल्प से कि हमारा रिसर्च कितना ज्यादा रिलायबल है, कितना ज्यादा सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 एक्यूरेसी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सैंपल ऑफ respondents which is available to researchers because of their access to the respondents is identified as what? ठीक है, उनकी पहुंच के कारण जो शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। अब शोधकर्ताओं के लिए इजीली अवेलेबल चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो रैंडम सैम्पलिंग इजीली अवेलेबल नहीं होती है, कोटा सैम्पलिंग भी नहीं होती है, स्नोबॉल भी नहीं होती है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है। एक्चुअली कन्वीनियंट सैम्पलिंग हमें बोलता ही ये है कि आप रिसर्च में सिर्फ वही सैंपल्स उठाओ जो कि इजीली आपके लिए अवेलेबल है, जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको सही लगते हैं। Next question is, which of the following scales of measurement contains an absolute zero value? Very very important question. So absolute zero value की जब भी बात करते हैं that is नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल या फिर रेशियो वेरिएबल। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रेशियो वेरिएबल। ठीक है, जब भी हम 0 से लेकर के 100 तक की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमें पता है कि सिलेक्शन 40% पे मिनिमम होना है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि हमें रेशियो बताता है। ठीक है, इंटरवल हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डिनल स्केल क्या करता है, ये हमें रैंकिंग बताता है। एंड नॉमिनल स्केल क्लासिफिकेशन करता है, जैसे मेल फीमेल को क्लासिफाई कर दिया 2 सेक्शंस में, तो ये इसके ट्रिक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड उनके पर्पस यहाँ पर आपके साथ शेयर किए गए हैं। पहला है अप्लाइड रिसर्च, देन बेसिक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। वेरी इजी क्वेश्चन। सो देखो बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक रिसर्च क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि ये सिर्फ फोकस करता है आपके कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। जैसे आप लोग घर बैठे बैठे गूगल मैप में जाकर के क्या देख रहे हो, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कोई भी कंट्री का आप सैटेलाइट व्यू देख रहे हो, आपको चाहे वहां जाना नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, आप सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो देख रहे हो। तो बेसिक रिसर्च गोज विद कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। अब देखो यहीं से आपको पता चल गया करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं। Next is the snowball sampling method can be employed in,
सो स्नोबॉल सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको एम्प्लॉय किया जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च के द्वारा। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है दूसरी शिफ्ट में कि एथनोग्राफिक रिसर्च कौन से सैंपलिंग से रिलेटेड होती है। सो स्नोबॉल सैंपलिंग आपको याद रखना है। ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है? जितने भी सैंपलिंग के टाइप्स हैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ in the context of research methodology, what does the word ontology refers to? So ontology से बहुत questions अभी आते हैं exam में. So it refers to concepts and categories, their properties and relationships. रिसर्च पेपर एंड जर्नल्स नहीं, रिसर्च पेपर से तो ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता। कैंसर्स, डिजीजेस एंड द ट्रीटमेंट्स नो, अ वर्ड इंडेक्सिंग मेथड नो। सो ऑन्टोलॉजी इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, उनकी कैटेगरी। अब कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपने ले लिया जैसे मेल, ये किस कैटेगरी में आता है? ह्यूमन कैटेगरी में आता है। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सब चीजें हमें ऑन्टोलॉजी बताता है। Next question is, what is the full form of MLA as a referencing style? So मैंने आपको बताया है कि जब भी हम थीसिस राइटिंग की बात करते हैं, so बहुत से फॉर्मेट होते हैं थीसिस राइटिंग के, जैसे कि APA स्टाइल भी होता है, ठीक है? APA की फुल फॉर्म क्या होती है? एक पेपर में ये भी पूछा गया था, ये मैंने आपको दे दिया। चलो होमवर्क क्वेश्चन, बताइए APA की फुल फॉर्म क्या है? एमएलए की बात करते हैं। सो एमएलए की फुल फॉर्म है मशीन लैंग्वेज एडेप्टेशन नो, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मैनेजमेंट लैंग्वेज अथॉरिटी या फिर मेन स्ट्रीम लैंग्वेज एसोसिएशन। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। कि किस फॉर्मेट में थीसिस लिखनी है, इसका आइडिया हमें एमएलए स्टाइल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रिलायबिलिटी के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट एंड रीटेस्ट क्या बोलता है कि एक टेस्ट को वापस से इसी का टेस्ट किया जाएगा। ए को हमने अभी टेस्ट किया और ए को ही हमने बाद में फिर से टेस्ट किया। क्यों? यही जानने के लिए कि अलग अलग सिचुएशन में ये कैसे काम करेगा। यहां से देखो आपको आंसर मिल सकता है, द सेम टेस्ट इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल। सो ए इज रिलेटेड टू 3, तो देखो आंसर मिल गया। बहुत ईजी है। इंटरेटर बोलता है द सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रिपीटेड। इंटरेटर एक टेस्ट को अगर मॉर्निंग में करते हो, उसी टेस्ट को इवनिंग में भी करते हो, उसी टेस्ट को नाइट में भी करते हो, फिर देखते हो कि क्या रिजल्ट में डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है? पैरेलल फॉर्म बोलता है डिलीवरिंग अ क्वेश्चनियर इन 2 पार्ट्स। एक क्वेश्चनियर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, सेपरेटली टू अ सैंपल ग्रुप। अलग अलग ग्रुप्स में इनको ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। स्प्लिट हाफ डिवाइड ये भी करता है, लेकिन ये हमें क्या बोलता है कि प्रोवाइडिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ क्वेश्चनियर विच आर इक्विवेलेंट फॉर रिस्पोंडेंट। सो इस इन दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा, ठीक है? सो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर समझ आ गए हैं। इंडक्टिव अप्रोच थ्योरी इज जनरेटेड आउट ऑफ व्हाट? सो इंडक्टिव अप्रोच हमेशा आपका बॉटम से ऊपर की ओर काम करता है, इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। बॉटम में हम क्या करते हैं? हम अपने रिसर्च के पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उसी के बेसिस पे फिर हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं एंड इन्हीं 2 स्टेप्स के बाद हम टॉप लेवल पर क्या करते हैं? थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, साथ ही जो भी एक्सप्लेनेशन है अपनी डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन सब चीजों को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज इस क्वेश्चन में कही है कि इंडक्टिव अप्रोच में थ्योरी बिल्डिंग जो है, थ्योरी जनरेशन जो है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शंस आर सिंपल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर थ्योरी बिल्डिंग होती है? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ऑप्शन है रिसर्च डन, यानी कि जब रिसर्च की फाइंडिंग्स हमें मिल जाती हैं, तो क्या उस स्टेप के दौरान हम थ्योरी को जनरेट करते हैं? तो ये है बिल्कुल सही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, रिसर्च डन या फिर रिसर्च फाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सैंपल्ड इंडिविजुअल is observed over a predetermined period of time in structured observation, it is called what? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंपल्ड इंडिविजुअल, अब देखो सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग में हम क्या करते हैं? 1000 लोगों में से कुछ लोगों को, 1 या 10 या 5, कुछ भी लोगों को उठा लेते हैं, उस पर्सन को हम सैंपल बोलते हैं। तो सैंपल्ड इंडिविजुअल जो है, ही इज ऑब्जर्व्ड ओवर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है, कुछ समय के लिए उनको ऑब्जर्व किया गया इन अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो जब भी यहाँ पर एक कीवर्ड बता रही हूँ, जब भी हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सैम्पलिंग। ऑप्शंस है यहाँ पर फोकस सैम्पलिंग, ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग, रैंडम या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फोकस सैम्पलिंग क्या होता है। फोकस सैम्पलिंग बेसिकली वैसे सैम्पलिंग का कोई टाइप नहीं है, कोई स्टैंडर्ड टर्म भी नहीं है, लेकिन रिसर्च की बहुत सी फील्ड्स में इसको यूज किया जाता है। एंड जब भी हम प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जहां पर भी हम ऑब्जर्व करके कुछ काम करते हैं, इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन कब होती है, जब आप किसी चीज पर फोकस करते हो। ठीक है, दूसरा है ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग। अब दिखती सी बात है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग तो कभी भी नहीं होगा, ये इस नाम की कोई सैम्पलिंग होती भी नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हजार में से कोई भी रैंडम लोगों को हम उठा लेते हैं जिनका बैकग्राउंड इंटरेस्ट हम कुछ नहीं जानते। पर्पसिव सैम्पलिंग होता है, हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से जो जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं उस सबको हम पर्पसिव सैम्पलिंग में इंक्लूड करते हैं। सो ऑब्जर्व किया जाता है फोकस करके, तो करेक्ट आंसर है फोकस सैम्पलिंग। ऐसे आप चीजों को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ethnographic research the researcher involves himself in a which over a period of time। ओके, सो कैसे पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर रिसर्चर जो है अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं इन्थनोग्राफिक रिसर्च के दौरान। ऑप्शंस है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल कैंपेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर सोशल सेटिंग। सो सोशल सेटिंग क्या होता है, ये हमेशा एथनोग्राफिक रिसर्च से ही रिलेटेड होता है। एंड एथनोग्राफिक रिसर्च आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जहाँ पे रिसर्चर्स ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट की स्टडी को। खास तौर पे रियल लाइफ एनवायरनमेंट में यहाँ पर काम किया जाता है, और सोशल सेटिंग जो होती है वो भी रियल लाइफ एक्ट से रिलेटेड होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the dual blind procedure is an effective solution to the issue of experimenter bias in research। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होता है या डबल ब्लाइंड प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, here neither the participants nor the researcher know who is in the control group and who is in the experimental group। अब देखो, एक पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर है, जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, सैंपल के रूप में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि कंट्रोल ग्रुप में कौन है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन है, बस वो यहाँ पर ब्लाइंड खेलते हैं। ओके, सो ये चीजें हैं। सो इधर कहा है द ब्लाइंड डबल ब्लाइंड प्रोसीजर इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ एक्सपेरिमेंटर बायस इन रिसर्च। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर जो रिसर्चर होता है वो बायसनेस बहुत ज्यादा करने लग जाता है, इसलिए ये ब्लाइंड प्रोसीजर का को यूज किया जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटर बायस कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय नॉन वर्बल क्यूइंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। सो नॉन वर्बल अगर हम फॉलो करते हैं तो कभी भी क्या आप लोगों का रिसर्च हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे सवाल पूछोगे, कैसे उनके जवाब को समझोगे। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज false। Next question is a procedure in which scientific research and ideas are evaluated by experts of the field is called what? So it is called literature review, conceptual review, peer review या फिर general review। साइंटिफिक रिसर्च की बात की गई है, उससे जितने भी आइडियाज जनरेट होते हैं उनको कैसे कोई एक्सपर्ट इवैल्यूएट करता है, ये पूछा है। तो उसको इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, सो पीयर रिव्यू प्रोसेस में सब्जेक्ट क्या होता है, एक स्कॉलरली वर्क दिया जाता है यहाँ पर रिसर्चर को, एंड वो सेम फील्ड में यानी कि अपने आसपास के लोगों के साथ उसको काम करते हैं, एंड उसकी एकेडमिक साइंटिफिक क्वालिटी को चेक करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when in a process of reasoning observation is followed by theory, hypothesis and interpretation, that approach to research is known as what? So it is known as formulative, standardized, inductive और deductive। So it is known as inductive। So ये inductive approach की एक और definition है जो कि एग्जाम में आती है। देखो, रीजनिंग ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, डाउन लेवल पर होता है, फॉलोड बाय थ्योरी जो कि थ्योरी के बेसिस पर काम करता है। ठीक है, सो ये इंडक्टिव में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
If research is done to find out behaviors and attitudes by analyzing existing records and other materials, it is known as। इसको क्या बोला जाता है? जब कोई रिसर्च किया जाता है किसी के बिहेवियर, किसी के एटीट्यूड को एनालाइज करके, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो ऑलरेडी अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं और मटेरियल है, उनको समझ करके, तो उसको कहा जाता है आर्किवल रिसर्च, पुरालेख अनुसंधान इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आपने सुना होगा नाम। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का ही टाइप होता है, उसी में इसको इंक्लूड किया जाता है। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है डेटा को। नेक्स्ट इज, if the dress of a person does not reflect or depict his voting behavior, the assumption is of what? ऐसे assumption को zero correlation कहा जाता है। Okay, next question is, which of the following are advantages of web based research? वेब बेस्ड रिसर्च क्या होता है? ये आपका टाइम बचाता है। अब ऑनलाइन रिसर्च अगर आप लोग कर रहे हो, देखो, अब कुछ भी काम ऑनलाइन करते हो तो ऑफलाइन से कम टाइम तो लगता ही है ना? लेकिन क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि वो चीज़ बिल्कुल सही है, उसका रिजल्ट आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट मिलने वाला है? नहीं श्योरिटी है, लेकिन टाइम तो आपका बचाता ही है। द पार्टिसिपेंट कैन एंगेज इन टास्क एट हिज और हर कन्वीनियंस, अपने समय के हिसाब से आप टास्क कर सकते हो, बिल्कुल सही है। द डेटा कलेक्टेड इज ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट, डेटा कलेक्ट करोगे वो बिल्कुल सही होगा। स्मॉल सैंपल की डिमांड आप यहाँ पर नहीं कर सकते ना, ये आपसे कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। द पार्टिसिपेंट आर हेविली पेड, आपको पार्टिसिपेंट्स को बहुत पैसे देने पड़ते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए बी सी आर दी करेक्ट आंसर्स। Next is, survey research has the advantage of sampling a large number of respondents who are selected for research. बहुत सारे लोगों के साथ काम करने की पावर होती है सर्वे रिसर्च में, ये बिल्कुल सही है। Researchers to administer their own surveys do not have any option except to do it themselves. ठीक है, खुद पे अगर कुछ रिसर्च करना है तो वो खुद से ही करना पड़ता है, ऐसा कहा है, ये गलत है। अगर खुद से अगर आप रिसर्च करोगे तो आप तो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को ही कंसिडर करोगे ना, नेगेटिव पॉइंट तो नहीं करोगे। तो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, the appropriateness, meaningfulness and usefulness of the specific inference made from the measure is called। जब भी आप एक रिसर्च करते हो, आपकी रिसर्च का कोई डेटा आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, एंड उसको आपने देखा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसका कोई मीनिंग बनता है या नहीं, वो हमारे काम का एक्चुअल में आया है रिजल्ट या नहीं, ये कहाँ से पता चलता है? ये उसकी वैलिडिटी हमें बताती है। ठीक है, वैलिडिटी बताती है, और बाकी के जितनी रिलायबिलिटी के पॉइंट्स है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in survey based research in social sciences, when you decide to tell participants something false about the purpose of the research, you are using what? This is not very much important question, so इसका correct answer है धोखा देना, यानी कि डीऑक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बिब्लियोग्राफीज एंड फुटनोट्स। अब देखो, रिसर्च में बिब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी और फुटनोट जो होते हैं रिसर्चर्स यूज करते हैं, ऑफन यूज द एब्रीविएशन IBID विच मीन्स व्हाट। ये क्वेश्चन लगभग 2017 से लेकर के अभी तक पूछा ही जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है इन द सेम प्लेस, इंट्रोडक्शन एंड द फॉलोइंग, हियर एंड देयर। IBDI का मतलब होता है इन दी सेम प्लेस। अब इतना लंबा सेंटेंस बिब्लियोग्राफी में मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर रिटन इन APA स्टाइल इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, APA की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन व्हाट? ये चलो, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, इस वीडियो के एंड तक भी मैं इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन तब तक मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, देखो, अब जब भी आप लोग रिसर्च पेपर यूज करते हो, रिसर्च लिखने वाले होते हो, तो क्या फॉर्मेट आप फॉलो करोगे, ये हमें दो स्टाइल से पता चलता है। MLA स्टाइल होता है और एक APA स्टाइल होता है। इन दोनों स्टाइल्स का फुल फॉर्म मुझे बताना है। ठीक है, इनका ऑर्डर बताइए, कैसे चीजों को करेक्टली फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, सबसे लास्ट में वैसे तो आप बोलोगे कि रिजल्ट आता है ना, लेकिन सबसे लास्ट में इसमें फिगर्स आता है। तो सब में देखो सेम ऑप्शन है, C और A, तो इसलिए ये दो ऑप्शंस तो हमने गलत कर दिए।
अब ऑप्शन नंबर बी से हमें पता चलेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन के बाद हम मेथड्स को सेलेक्ट करेंगे या फिर रिजल्ट को। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के बाद मेथड्स को यूज करेंगे, सो ए के सी के बाद आ गया बी, यहाँ से मिल गया हमें करेक्ट आंसर। सो सीक्वेंस क्या है? इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, देन वी यूज टेबल्स एंड देन फिगर्स। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। तो क्या ये रैंडम सैम्पलिंग का टाइप होता है? देखो, दो टाइप के सैम्पलिंग होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। और रैंडम और स्नोबॉल इन दोनों के इंटरनल पार्ट्स हैं, आपस में ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो ठीक है, तो ये गलत आंसर ऑप्शन है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट बिलोंग टू हार्ड टू रीच ग्रुप्स। ठीक है, हार्ड टू रीच ग्रुप्स, जहां पर हम उन ग्रुप्स को कंसिडर नहीं कर पाते, इजीली अचीव नहीं कर पाते, वहां पर स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी